Hello students, this is actually in continuation to previous class जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट क्लासिफिकेशन को समझा था और डिस्कस किया था और ये जानने की कोशिश की थी हाउ द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बॉटनी आर हेल्पिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सो सिस्टमेटिक्स के अंदर और प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस को यूटिलाइज करते हैं, नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन बट ऑल्सो इन एस्टेब्लिशिंग द फाइलोजेनी। और उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग मॉर्फोलॉजी को समझेंगे, हाउ द मॉर्फोलॉजी इज हेल्पिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। सो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज शुरू करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स को आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए फ्रॉम वेरी बिगनिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही को बेस बनाया गया है। एंड आज जिस फॉर्म में हम प्लांट टैक्सोनॉमी को देख रहे हैं, एंड इट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आज भी हम प्लांट्स को पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और तब डिफरेंट ब्रांचेस को हम लोग उसमें हेल्प लेते हैं so that we can establish the phylogeny of the group और taxa। Morphological characters का बहुत सारे advantages हैं because we can study the morphological characters at any place and it does not require very sophisticated laboratory, simply with the help of lens, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जिसे डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं, या फिर लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं और उसको आधार बनाकर प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और आज भी हम लोग अपनी लेबोरेटरी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही को बेस बनाते हैं और उसी को स्टडी करते हैं। सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आर कंट्रीब्यूटिंग टू द टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में फ्लोरल मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के आधार पर बहुत सारे क्लासिफिकेशन भी दिए हुए हैं। और लिनियस का नाम हम लोग जानते हैं, लिनियस ने अपने क्लासिफिकेशन को फ्लोरल मॉर्फोलॉजी के आधार पर दिया था। लेकिन अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स are also important. We studied the habit of the plant, we studied the stem, root and other vegetative parts of the plants. And during the last few decades बहुत सारे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को भी ऐड किया गया है और वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि पहले की दुनिया में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टडी किया करते थे या बहुत सिंपल लेंसेज से स्टडी किया करते थे। तो अब नए माइक्रोस्कोप आ गए हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को भी हम लोग मॉर्फोलॉजी में जोड़कर स्टडी करते हैं और उसके आधार पर भी उससे भी हेल्प लेते हैं प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में, क्लासिफिकेशन करने में। सो जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट हो रहा है, हम लोग मोर एंड मोर कैरेक्टर्स को भी जानने लगे हैं और उसको आइडेंटिफाई करने लगे हैं। हम लोग आज जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिसको कि डिस्कस करना, जिसको कि उसको हम लोग एक फॉर द पर्पस ऑफ क्लास और स्टडी क्लास की स्टडी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को सिर्फ ये समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन
प्लांट सिस्टमैटिक्स से। तो लेट अस स्टार्ट विथ हैबिट। बहुत ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम लिमिट के अंदर आपको आंसर करना पड़ता है, और इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये आपको नोट्स तैयार किया है और उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। हैबिट, हैबिट क्या है भाई? हैबिट जैसे आप जानते हैं, प्लांट्स में भी हर्ब्स एंड ट्रीज, दिस इज द हैबिट ऑफ द प्लांट्स। तो ग्रोथ हैबिट जनरली जो है प्लांट्स का, वो जनरली कांस्टेंट होता है जीनस और स्पेसीज लेवल पर, बट एट हायर लेवल जैसे एट फैमिली लेवल दिस में भी वेरिएबल। और हैबिट को आधार बनाकर, जैसे वुडी एंड हर्बेसियस कैरेक्टर को आधार बनाकर, हमारे यहाँ हचिंसन ने क्लासिफिकेशन भी दिया है कि प्लांट्स को पहले क्लासीफाई किया लिग्नोसी एंड हर्बेसी में, और देयर आफ्टर उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। सो हैबिट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्लांट्स की हैबिट को देखकर भी क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर आपको याद होगा कि थीरोफास्टस ने अपना क्लासिफिकेशन मेनली हैबिट्स को आधार बनाया था, हर्ब्स अंडर श्रब्स एंड ट्रीज के आधार पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया था। बाद के दिनों में हचिंसन ने प्लांट्स को भी लिग्नोसी एंड हर्बेसी में क्लासीफाई किया। एक ट्री को रखा, एक हर्बेसियस प्लांट्स को एक तरफ रखा, उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन दिया। देयर आफ्टर कैरेक्टर्स ऑफ बार्क्स सच एज कलर, टेक्सचर, थिकनेस एंड फिशरिंग रट्स भी यूज़ किया गया है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में, पर्टिकुलरली इन द पाइनस एंड बेटुला। सॉरी, यहाँ पर इसको अंडरलाइन होना चाहिए था। Now the underground parts, बहुत सारे जीनस में अंडरग्राउंड पार्ट्स को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है और उसको भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर माना गया है एंड वाइडली यूज़ किया गया है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल कुछ दिया गया रेननक्लस में, अस्ट्रेलोकिया में भी देखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द मेन रूट सच एज ग्लोबोस, वाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। तो इसको आधार बनाकर क्लासीफाई किया गया है, डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है, डिफरेंट क्या कहते हैं डिफरेंट स्पेसीज में बांटा भी गया है, डिफरेंट वैराइटीज में बांटा गया है अदर। सिमिलरली इन द जीनस आइरिस में भी राइजोम कैरेक्टरिस्टिक को इम्पॉर्टेंट माना गया है, डिफरेंट स्पेसीज को उस पर आधारित क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ राइजोम कैरेक्टर्स। उसी तरह ऑलियम में भी बल्ब स्ट्रक्चर को भी आधार माना गया है, वेदर बल्ब्स आर क्लस्टर्ड और रूट स्टॉक और नॉट, इसको आधार बनाया गया है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन, ऑलियम के क्लासिफिकेशन में। सो अंडरग्राउंड पार्ट्स भी कई जगह पर, बहुत सारी जगहों पर उसको भी आधार बनाकर प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है। नो द वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव कैरेक्टर दैट इज लीफ कैरेक्टर्स। Leaf characters, a number of plants have been classified on the basis of the characters of leaf. लीफ में हम लोग जैसे शेप, साइज, शेप, अरेंजमेंट, जिसको हम लोग फाइलोटैक्सी कहते हैं, हैज़ बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड फॉर डिस्टिंग्विशिंग वेरियस स्पेसीज, पर्टिकुलरली इन डेल्बर्जिया। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डेल्बर्जिया को, आप देख सकते हैं कि ये लीफ के कैरेक्टर्स के आधार पर इसको डेल्बर्जिया को डिफरेंट स्पीसीज में क्लासीफाई किया गया है। डेल्बर्जिया जैसा कि हम जानते हैं पैप्लिनेसी का प्लांट्स है। उसी तरह पाम्स, सैलिक्स एंड पॉपुलस, यस, इसको भी लीफ कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासीफाई गया है, बांटा के डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसी तरह एजा डायरेक्टा जिसे को भी हम लोग मेलिया से अलग किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ यूनिपिनेट लीव्स एज अगेंस्ट बाइपिनेट इन मेलिया। तो कहने का अर्थ यह है कि लीफ कैरेक्टर को भी बहुत सारी जगहों पर आधार बनाया गया है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ है, सॉर्बस का दिया हुआ है, उसके सॉर्बस हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम पायरस एंड जीनस सॉर्बिया
एंड जीनस सॉर्बिया सेपरेटेड फ्रॉम एस्पायरिया ऑन द बेसिस ऑफ पिनेट लीव्स। पिनेट लीव्स के आधार पर उसको सेपरेट किया गया है। उसी तरह लीफ वेनेशन को भी बहुत इम्पोर्टेंस रखा गया है इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ इन आल्मास एंड टिलिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर प्लांट्स को लीफ के कैरेक्टर्स को के आधार पर क्लासीफाई किया गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स के लीफ वेनेशन के आधार पर उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन के आधार पर उसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं हम लोग। एंड सो ये तो मेजर क्या कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन हुआ, लेकिन एट द जीनस लेवल डिफरेंट स्पीसीज को ऑन द बेसिस ऑफ लीफ कैरेक्टर्स पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। उसी तरह स्टिपुलर मॉर्फोलॉजी को भी आधार बनाया गया है कई जगह पर, पर्टिकुलरली ट्राइफोलिया में वायला में देखा गया है कि इसको आधार बनाकर इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है वेरियस स्पीसीज में। सो लीफ कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात जब हम करते हैं तो लीफ का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको आधार बनाया गया, बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया गया है। एंड पर्टिकुलरली एट स्पीसीज लेवल जो डिफ्रेंशिएट कर किया गया डिफरेंट जेनरा को, उसमें लीफ को इम्पोर्टेंस दिया गया, इम्पॉर्टेंट लीफ कैरेक्टर्स को आधार बनाया गया है। सीडलिंग कैरेक्टर्स, यस, सीडलिंग कैरेक्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीडलिंग मॉर्फोलॉजी provides a lot of has a lot of taxonomic values, and they have proved of great help in the study of geographic distribution as well as variation in Pinus contaria particularly. The characters such as germination, cotyledonary features and leaf dimorphism, तो ये सब कैरेक्टर्स को, सीडलिंग कैरेक्टर्स को आधार बनाया गया है प्लांट्स को क्लासिफाई करने में, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में। और इन पर्टिकुलरली ब्रासिकेसी कॉन्वोल्यूलेसी में आप देखिएगा कि इसको आधार बनाया गया है पर्टिकुलरली इन classifying in various groups. And so seedling characters has also got certain importance. Now very important, that is inflorescence and flower. Inflorescence and flowers पर अगर चर्चा की जाए तो हम समझते हैं कि काफ़ी लंबी चर्चा होती है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि एक टाइम लिमिट के अंदर हमको ये जानना है कि हाउ द डिफरेंट कैरेक्टर्स आर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर्टिकुलरली आर कंट्रीब्यूटिंग टू टैक्सोनॉमी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स को यहाँ पर समझने की बताया गया है आप लोगों को। कुछ कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर डिस्कस किया गया है ताकि ये समझ सकें कि कैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लांट टैक्सोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो जैसे फ्लोरल कैरेक्टर्स, जैसे इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टर्स और वेरी इन्फ्लोरेसेंस का जो कैरेक्टर्स है, फीचर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स जैसे एंड उसके जो डिफरेंट फ्लोरल लीव्स होता है, परियंत हो गया, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर हो गया, नंबर, शेप एंड यूनियन ऑफ फ्लोरल लीव्स, ये सारी चीज़ एंडोशियम, गाइनोशियम, ये सारी चीज़ प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है फ्रॉम वेरी अर्ली। जितने भी फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं वो सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स को जब हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं और उसको आधार बनाते हैं प्लांट्स को या फैमिली को आइडेंटिफिकेशन में। सो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैज़ इमेंस वैल्यू इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कुछ इंपॉर्टेंट मेंशंस यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि कैलिस के कैरेक्टर्स को लैमिएसी फैमिली में बहुत आधार बनाया गया है। उसी तरह कोरोला कैरेक्टर को फैबेसी एंड अदर जेनरल में एक और आइडियलिस्ट में देखा गया है, इसको भी आधार बनाया गया है। स्टेमेंस कैरेक्टर को लैमिएसी माइमोसेसी में देखा गया, इसको आधार बनाया गया है। कार्पल्स को कैरियोफाइलेसी को में आधार बनाया गया है प्लांट्स को क्लासीफाई करने में।
and the gynobasic style is characteristic of Lamiaceae. This is the characteristic of Lamiaceae. तो इस तरह के कैरेक्टर्स, उसी तरह गाइनोस्टीजियम जो है, जो एस्कल्पियडेसी में पाया जाता है, जिसमें कि यूनियन हो जाता है, फ्यूजन होता है एंथर स्टिग्मा का। यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से इसको बताने की कोशिश की गई है, ऑल्दो इट इज़ कॉपीड फ्रॉम समवेयर एल्स। तो ये एक बहुत फाइन फोटोग्राफ्स है, जिसको एस्कल्पियडेसी, जिसको मिल्क वीड हम लोग भी कहते हैं, उस प्लांट्स में गाइनोस्टीजियम का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज द फ्यूजन ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंथर स्टिग्मा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इस पर्टिकुलर फैमिली के प्लांट्स में, जिसे कि मिल्क वीट फ्लावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये these are some of the examples जहाँ पे प्लांट्स के फ्लोरल कैरेक्टर को यूटिलाइज किया गया है इन द प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन, इन प्लांट्स क्लासिफिकेशन एंड इस्टेब्लिशिंग द सिस्टमेटिक पोजिशन। फ्लोरल कैरेक्टर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, और फ्लोरल कैरेक्टर्स के आधार पर हम लोग अपने लेबोरेटरी में भी प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। Some genera have also been categorized on the basis of floral appendages, that is staminal appendage provides useful diagnostic characters in species Lysum, जो कि ब्रेसिकेसी का प्लांट्स है। उसे यूकैलिप्टस में आप देखिए क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंथर कैरेक्टर, स्टेमिनोड का कैरेक्टर स्क्रोफोलेसी में लिया गया है, पर्टिकुलर स्क्रोफोलेरिया में लिया गया है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि लीनियस ने अपने क्लासिफिकेशन को आधार बनाया था फ्लोरल कैरेक्टर्स को। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स को हम लोग अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में, एंड दिस इज indispensable whenever we identify the plants, whenever you try to classify the plants. Now finally fruit and seed characters. डायग्नोस्टिक की तैयार करने में बहुत जगह फ्रूट कैरेक्टर्स को लिया गया है, पर्टिकुलरली जिंद्रा और उसके ऊपर के लेवल पर, बिकॉज फ्रूट कैरेक्टर्स या फ्रूट मॉर्फोलॉजी appears to be fairly constant within the genus। तो ये चूँकि वेरी नहीं करता है, इसको भी आधार बनाया गया है एक डायग्नोस्टिक के लिए, पर्टिकुलरली जेनरिक लेवल या उसके ऊपर के लेवल पर। उसी तरह कुछ फैमिलीज सच एज रोडेल्स ऑर्डर के अंदर का जो फैमिली आती है, हैव बीन क्लासिफाइड और डिस्टिंग्विश्ड ऑन फ्रूट कैरेक्टर्स। इस ऑर्डर रोडेल्स ऑर्डर के अंतर्गत फैमिलीज को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट कैरेक्टर्स। उसी तरह द नंबर ऑफ कैप्सूल वर्ब्स इज यूज्ड इन सेग्रेटिंग जेनरा इन द फैमिली कैरियोफाइलेसी। कुछ जेनरा के यहाँ नाम भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं इसको। तो fruit characters, seed characters, all these morphological characters are continuously utilized in classifying the plants. External characters of seeds is also very important. External characters of seeds में हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेते हैं, प्लांट्स को जेंडर स्पेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। जैसे मार्किंग्स ऑफ टेस्टा हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन सेपरेटिंग स्पीसीज of Chenopodium, Euphorbia and Hypericum। और जीनस वेरोनिका में भी आप देखिए कि सीड कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस, सीड कैरेक्टर्स के आधार पर उसको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द सीड। The structure of the seed and the form of and dimension of hypocotyl are also widely used in agriculture for recognizing different races of plants of economic value such as ब्रैक्स का स्पेसीज में स्ट्रक्चर सीड कोड को या सीड को देखकर भी उसमें बहुत आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, और ये कॉमनली हम लोग यहाँ ब्रेसिका जैसे सरसों कहते हैं उसके में यूटिलाइज होता है। सो फाइनली वी कैन सी दैट एंजियोस्पर्मिक क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यस, दिस इज द फैक्ट। और इसको हम लोगों ने बार बार यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि और हाउ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एंड दिस
morphological character or all the morphological characters form the basis of identification of various taxa, because these features are still considered. बहुत माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट हुआ है, फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग जान लेते हैं, लेकिन फिर भी यार जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है स्टिल दे आर वेरी वेरी रिलायबल. जो रिसेंट रिसर्चेज हो रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इंट्रेसिंग द फाइलोजेनी. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, और वो हेल्प करता है इंट्रेसिंग द फाइलोजेनी ऑफ डिफरेंट टैक्सा. सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाउ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर हेल्पिंग इन द सिस्टमैटिक्स. और जो मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ ट्रेंड्स क्लासिफिकेशन का है उसमें ऑल्दो माइक्रो हायर लेवल का माइक्रो सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो चुका है. स्कैनिंग माइक्रोस्कोप भी आधार बनाया गया बहुत सारे कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने को, डिफ्रेंशिएट करने के लिए. तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में. बट एट द इनिशियल स्टेज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी are very important in classifying, in identifying the plants. So आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट डे दूसरे कैरेक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच.